ओके, नाउ स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद अमन में आपका स्वागत है। 9th क्लास हम लोगों ने जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर किया था। उससे पहले हमने मोशन चैप्टर किया था और उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस किए थे, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो रिवीजन में काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए और आपने उसको किया, आपने बुक में से भी उसको पढ़ा होगा। अब मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आपके साथ मैं रिवाइज आपको मैं करवा रहा हूँ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के। तो आप चलिए उसको हम लेट अस स्टार्ट। हम उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सारा रिवाइज कर लेते हैं तो एग्ज़ाम्स में कहीं भी कम नंबर आने की गुंजाइश रहती ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, यानी इसमें दे रखा है कि बताइए कि इनमें से किस में इनर्शिया ज़्यादा है। तो आप सब जानते हैं कि जो इनर्शिया होता है, जिस भी वस्तु में मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया यानी कि जड़त्व भी ज़्यादा ही होता है, डिपेंड अपॉन मास। ठीक है, तो इसमें पहला हमसे पूछा गया है अ रबड़ बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज, यानी एक रबड़ की बॉल है आपके पास और उसी साइज का आपके पास पत्थर है। तो इसमें से इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? तो मैंने बताया कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो द्रव्यमान किसका ज़्यादा है? स्टोन का, पत्थर का मास ज़्यादा है, इसलिए जो जड़त्व है, जो इनर्शिया है, वो भी आपका पत्थर का ही ज़्यादा होगा। सेकंड इसमें पूछ रहे हैं अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, इसमें से इनर्शिया किसका ज़्यादा है, जड़त्व किसका ज़्यादा है? तो बाइसाइकिल तो हल्की होती है, ट्रेन भारी होती है, तो जो चीज़ भारी है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। थर्ड वन है इसमें 5 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। अब 5 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, 5 रुपये का सिक्का आपको पता ही है कि भारी है। तो यानी कुल मिला के आपको ये समझना है कि जिस वस्तु का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। लेट अस कम टू आवर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है आपका पूछा गया है इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। इस एग्जाम्पल में ये पहचानिए कि कितनी बारी बॉल की वेलोसिटी, उसके वेग में परिवर्तन हुआ है। बॉल के वेग में परिवर्तन हुआ है, हमें ये पहचानना है कितनी बारी हुआ है। तो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो बॉल को किक करता है, फुटबॉल को अपने पैरों से, और अपने साथी के पास उसको किक मार के पहुंचाता है, और फिर वही साथी अपने पैरों से उसको दोबारा किक करके गोलकीपर तक पहुंचाता है, और गोलकीपर गोल को बचाते हुए फिर वहां से उसको रुक को अपने पैरों से उसको अपने साथी तक पहुंचाता है। तो इस सारी प्रक्रिया में वो ये कह रहे हैं कि कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई। तो वेरी सिंपल। अब आप सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले जो है खिलाड़ी ने आपका जो वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल है फॉर द फर्स्ट टाइम, जब फुटबॉल प्लेयर ने बॉल को किक किया दूसरे खिलाड़ी के पास। ठीक है, तो जो इसमें एजेंट है, जो फोर्स इसमें लगा रहा है, वो अप्लाई किया है किसने? उस फुटबॉल खिलाड़ी ने। यानी पहली वेलोसिटी चेंज वहाँ पर हुई जब पहले खिलाड़ी ने उसे अपने पैरों से किक करके उसको अपने दूसरे साथी तक पहुंचाया। पहली बार तो वो चेंज हो गया। सेकंड, जब उसके साथी ने अपने पैरों से फिर उसे रोक के दोबारा उसको वेलोसिटी दी, सेकंड टाइम पे वहाँ पे चेंज हुआ, वहाँ भी एजेंट जो है फोर्स हुआ, यानी उसने अपने पैरों से फोर्स लगाया। उसके बाद थर्ड टाइम जब वो गोलकीपर के पास पहुँची तो गोलकीपर ने भी फोर्स लगा के उसको अपने पैरों से किक किया, और फोर्थ टाइम जब उसने उसे चौथी बार अपने साथी के पास किक करके फेंका, यानी इसमें 4 टाइम में वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। ये कह रहे हैं कि समझाइए कि क्यों कुछ पत्ते या फल नीचे गिर जाते हैं जब हम पेड़ों की शाखाओं को जोर से हिलाते हैं।
तो बेटा आपको इसका आंसर जब लेसन पढ़ाया गया था उसमें समझाया गया था जड़त्व के नियम के कारण, रेस्ट और मोशन, जिसमें आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको ये सारी चीज़ समझाई गई थी, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है मोशन का, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो लॉ भी कहते हैं, जिसमें हमने बताया था कि अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट and a body will continue in motion until it is compelled by some external force। तो ये इनर्शिया कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व के कारण ही जब आप पेड़ों को हिलाते हैं, शाखाओं को हिलाते हैं, तो आप पेड़ों को तो हिला रहे हैं, वो तो मोशन में आ गए, बट जो उसके लीव्स हैं और जो यह फल हैं वो रेस्ट में होते हैं, और रेस्ट में होने के कारण यानी कि जड़त्व में होने के कारण जो आपका विराम का जड़त्व है उसके कारण से वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कारण है जड़त्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप। कई बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। वो पूछ रहे हैं कि वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी आगे की ओर आप क्यों झुक जाते हैं जब मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप, यानी अचानक जब चलती हुई बस ब्रेक लगाती है। आपने देखा होगा जैसे ही वो ब्रेक लगाती है आप आगे को आ जाते हैं। रीजन्स में सब में वही चल रहा है, जड़त्व का है। एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, और पीछे को हो जाते हैं जब वो रेस्ट से मोशन में आते हैं। देखो इसमें दोनों चीज़ आपने एक्सपीरियंस अपने आप ही की होंगी। आप बस में बैठे हैं, अभी आप चुपचाप बैठे हैं, जैसे बस चलेगी तो आपको एकदम पीछे को धक्का लगता है, आप पीछे की ओर बैकवर्ड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर चलती हुई बस अचानक आपकी अगर रुक जाती है एकदम से, तो आप आगे की ओर हो जाते हैं। तो ये किस लिए होता है, तो इसका हम कई बार आपको इस चीज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपकी मूविंग बस ब्रेक्स लगाती है सडनली, यानी जब वो रुकती है तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो रेस्ट में आ जाता है। जो हमारा लोअर पार्ट है वो हमारा रेस्ट में आ जाता है। व्हेन द बस स्टॉप बट द अपर पार्ट्स ऑफ द जो बॉडी है हमारा दैट विल कंटिन्यू इन मोशन, वो हमारा मोशन में ही यानी मूव ही करता रहता है फॉरवर्ड। इस कारण यानी इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, नीचे का रेस्ट और ऊपर का मोशन करता है, तो इसलिए हमें वो चेंज उसमें आता है। ठीक है, तो कारण हमारा क्या है, केवल जड़त्व का है। अगर क्वेश्चन आपका एक शॉर्ट में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो कि हम झुक जाते हैं क्यों, अगर वो केवल एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप केवल लिखें इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण। लेकिन अगर आपसे वो पूरा पूछते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो उसमें आप नंबर दे दिया कीजिए, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन तो उसको एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि हमारी किस टाइम पे हमारी ऊपर की बॉडी रेस्ट में रहती है, कब हमारी नीचे की बॉडी रेस्ट में रहती है, कब हमारी ऊपर की मोशन में रहती है, कब हमारी नीचे की मोशन में रहती है। क्योंकि जब बस चल रही है तो हमारा नीचे की बॉडी हमारी मोशन में है, ध्यान रखें, रुकेगा तो आधी बॉडी मोशन में रहेगी, आधी बॉडी हमारी रेस्ट में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। क्या कह रहे हैं, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। आपने बैलगाड़ी भी देखी होगी, घोड़ा गाड़ी भी देखी होगी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो कह रहे कि एक्शन जो है रिएक्शन के बराबर होता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ने हमें बताया। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर हैं, तो बताइए कैसे घोड़ा गाड़ी यानी घोड़ा कैसे कार्ट यानी जो उसका पीछे हिस्सा है, बैलगाड़ी है, जो भी है घोड़ा गाड़ी है, उसको कैसे वो खींच लेता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, हमेशा एक बल को दूसरा बल अपोज करता है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब आप आगे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन के कारण एक बल उसको पीछे भी लगता है। ठीक है, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। मैंने आपको बॉक्स बना के इसको बल के लेसन में समझाया है, इस लेसन में समझाया भी है मैंने आपको कि एक बल पृथ्वी का नीचे खींच रहा है, दूसरा ऊपर को खींच रहा है।
तो सब आपस में बैलेंस करते हैं। तो क्वेश्चन भी यही है कि अगर ऐसा है तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी अगर एक्शन रिएक्शन के बराबर है तो कैसे घोड़ा उसको आगे खींच लेता है। इट्स वेरी सिंपल। क्या बताना है आपको इसमें, देखिए अब घोड़ा उसे आगे को खींच रहा है, उतना ही बल कार्ड को पीछे को लग रहा है आपस में, ठीक है, जितना बल वो आगे को खींच रहा है, यानी इसमें फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स आगे काम कर रहा है और एक फोर्स पीछे काम कर रहा है, बट क्योंकि वो घोड़ा उसे ज़्यादा बल लगाकर खींच रहा है, यानी वो उस फ्रिक्शन को अपोज कर रहा है, उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है और ज़्यादा बल लगा रहा है, और उसे बल लगाना पड़ता है। आपको मालूम है आसानी से नहीं खींचता वो, अगर आसानी से खींचता तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो ही नहीं सकता था, है ना। कभी भी आप नहीं इस चीज़ को बता सकते कि कैसे फिर वो इक्वल हो जाएगा। वो इक्वल है क्योंकि जितना बल आगे लग रहा है उतना ही पीछे लग रहा है। बट अब कभी कभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था उसमें कि बॉडी इफ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूटी मोशन, तो इसमें अगर हम ये कहें कि इसे बाइसिकल के यदि हम पैडल मारना छोड़ दें तो वो तो चलती रहेगी हमेशा के लिए, लेकिन नहीं, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन के कारण वो अपने आप रुक जाएगी, है ना। तो वो फ्रिक्शन के अपोज कर रहा है, वो जो आगे बल लगा रहा है, हॉर्स का फोर्स ज़्यादा है, वो फ्रिक्शन के अपोजिट काम कर रहा है, इसलिए पीछे का बल जो पीछे खींच रहा है वो कम हो जाता है और आगे वाला बल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उससे वो कार्ड को आसानी से वो खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ hose which ejects large amount of water at a high velocity। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले जो पाइप होती है उनकी मोटी आग बुझाने के लिए उसमें बड़ी तेज प्रेशर से पानी निकलता है। सेम रीजन इधर ही है, एवरी एक्शन, बिकॉज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यानी पानी जितना प्रेशर के साथ आगे को निकल रहा है, जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही वो पीछे को लग रहा है, और जब पीछे को लगता है तो वो उसके हाथों से छूट जाता है। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस, क्यों उसको डिफ़िकल्टी होती है उसको पकड़ने में, क्योंकि जो आगे फोर्स लग रहा है वही कार्ड वाली बात आ गई। अब जो आगे फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, इसलिए उसके हाथ से वो हॉर्स जो है छूटने लगता है। तो कुल मिला के हमारे जो क्वेश्चंस हैं, इनर्शिया जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और ये जो दूसरे हमारे क्वेश्चन ये हमारे न्यूटन थर्ड लॉ पे हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे न्यूटन सेकंड लॉ पे भी आएंगे, ठीक है ना। तो हम आगे अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कि क्या वो पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको आप समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। एज ऑलवेज मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग क्वेश्चन केवल एक बार पढ़ते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन करने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है बिना ध्यान से क्वेश्चन को समझे हुए। तो क्वेश्चन को समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 ग्राम इज फायर्ड। ये सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की किताब में हैं आपके, मैं एनसीईआरटी की ही किताब की आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि एक राइफल है जिसका वजन है 4 kg, ठीक है। तो मैं चलो इसको साथ में लिखते हुए चलता हूँ। मास ऑफ राइफल 4 kg दिया है, मास ऑफ राइफल 4 kg दिया हुआ है, kg। अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, बुलेट यानी कि गोली, यानी मास ऑफ बुलेट वो हमें दे रखा है 50 ग्राम्स, ये केजी में है और ये ग्राम में। एक चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा, अगर हमारी यूनिट्स सेम नहीं है तो पहले हमें उनको सेम करना होता है सॉल्यूशन करने से पहले। तो कह रहे हैं एक राइफल जिसका मास 4 kg है और एक बुलेट जिसका मास 50 ग्राम है इज फायर्ड विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी वेलोसिटी से, अगर हम वेलोसिटी को जो इसकी इनिशियल मान लेते हैं, यानी इतनी वेलोसिटी से कितनी 35 मीटर पर सेकेंड,
की वेलोसिटी से फायर्ड की जाती है। क्वेश्चन आप समझ लीजिए, एक राइफल है, राइफल में गोली है, गोली को चलाया जाता है, कितनी वेलोसिटी से वो चलाई जा रही है, 35 मीटर पर सेकेंड, ये उसका वेग है। ठीक है, कैन कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी, इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी। अब करने से पहले हमें यहाँ पे रिकॉइल का मतलब समझना जरूरी है। आपने देखा होगा, देखा क्या, आपने सुना होगा, एक्सपीरियंस तो खैर आपने कभी नहीं किया होगा इस चीज़ का। जब भी कोई फौजी, कोई सैनिक बंदूक चलाता, राइफल चलाता है अपने शोल्डर पे, यहाँ पे कंधे पे, अपना यहाँ पे रख के, तो जैसे बुलेट आगे निकलती है तो उसको पीछे को वो पुश करता है, यानी उसका बट पीछे की ओर प्रेशर डालता है, वो फोर्स जो बल है वो पीछे को लगता है। दिस इज अ रिकॉइल। इसी को ही हम रिकॉइल कहते हैं कि आपकी बुलेट तो आगे निकली और लेकिन झटका आपका उसका पीछे को लगा। ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही कहता है। तो एवरी एक्शन हुआ, बुलेट आगे निकली और उसका रिएक्शन आपके पीछे झटका लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में सब इन्होंने कह दिया है, हमें जो मास दे दिया है और जो है इसके बाद हमें इन्होंने मास दोनों का दिया है, हमें इन्होंने बुलेट का भी दिया है, इन्होंने हमें राइफल का भी दिया है, और उसके बाद जो हमें इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है वो हमें इन्होंने बुलेट की दे रखी है। अब ऐसे क्वेश्चन में जब अगर हमें रिकॉइल एक वेलोसिटी दे रखी है और दूसरी वेलोसिटी निकालनी हो तो इसमें हमें मोमेंटम सबसे पहले निकालना पड़ता है। मोमेंटम यानी कि संवेग जिसे मैंने P बताया था, मोमेंटम यानी कि संवेग, जिसका फॉर्मूला था P इक्वल्स टू m इंटू वी। याद कीजिए, P इक्वल्स टू m इंटू वी। अब मैं सबसे पहले मोमेंटम निकालता हूँ। मेरे को जो चीज़ दे रखी है, मेरे को मास ऑफ राइफल दिया है, मास ऑफ बुलेट, और जो ये बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है वो मेरे को दे रखी है। तो मैं सबसे पहले बुलेट का निकालता हूँ। मोमेंटम यानी संवेग, मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो गया, P इक्वल्स टू m इंटू वी, और P इक्वल्स टू मास कितना दिया, 50 ग्राम। अब ग्राम है लेकिन जो राइफल का मास है वो केजी में दे रखा है, तो केजी, तो हम इस ग्राम को भी हमें केजी में बदलना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया 50/1000 मल्टीप्लाई, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 35 मीटर पर सेकेंड। ये मैं अभी मोमेंटम निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, इस जीरो से ये जीरो कट गया, क्या बचा, 5 × 5, 5 × 10, ये बचा आपका 1/20, यानी P इक्वल्स टू मोमेंटम इज इक्वल टू 1/20 मल्टीप्लाई 35। भाई जीरो से जीरो काट दिया, 5 × 10 0, तो ये आ गया 1/20 मल्टीप्लाई 35। इसे हम काटेंगे, 5 4s are 20 and 5 7s are 35, you will get 7/4। तो 7/4, तो 7 को जब आप 4 से भाग देंगे तो बेटा आपका आ जाएगा 4 × 4, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, डिवाइड तो आप कर लेते हैं, मेरे को करना पड़ रहा है क्योंकि आंसर हमें निकालना है। अब यहाँ पे नहीं जाता तो अब ये यहाँ पॉइंट लग गया, 4 7s are 28, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 0 लगा, 4 5s are 20। दैट मीन्स ये मेरा P आ गया 1.75। मास किलोग्राम में होता है और वो मीटर पर सेकेंड, ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा। तो P जो मोमेंटम है किसका, बुलेट का, वो मेरा 1.75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। ये अभी बुलेट का आया है, देख लीजिए इसे, 1.75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, क्वेश्चन में कह रखा है रिकॉइल वेलोसिटी, तो अब माना कि रिकॉइल वेलोसिटी v है, रिकॉइल वेलोसिटी अब हमें मान लिया v है। अब
जो मोमेंटम है राइफल का, अब हम उसका निकालेंगे। मोमेंटम ऑफ राइफल, मोमेंटम ऑफ राइफल इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी कि P इक्वल्स टू m इंटू वी। मास कितना है 4 kg, और वेलोसिटी है ही नहीं हमारे पास, वो ऐसे की ऐसी रहेगी, तो वो कितना आ गया 4 किलोग्राम वी। इसको आप मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी तो हमें निकालना है, वी तो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया है। अब जो हमारा एक लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें कहा जाता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही मारा जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। यानी इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया कि मोमेंटम ऑफ द बुलेट इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द राइफल। मोमेंटम, तो फॉर्मूला ध्यान रखें, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ राइफल। अब मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना आया है मेरे पास, इतना आया है 1.75, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ राइफल, राइफल कितना है सॉरी 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आई नहीं आया। अब ये 4, क्योंकि ये हमने v माना है, तो v तो हमारा यहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि हमको तो v निकालना है। आप इसको, अगर हम थोड़ी देर के लिए हम मात्रक को नहीं लगाते, आपकी आसानी के लिए, ये लीजिए, अब आपको आसानी हो जाएगी। 1.75 इज इक्वल टू 4v, ठीक है। अब हमें v निकालना है, तो 4v इक्वल्स टू 1.75 और v इक्वल्स टू 1.75 अपॉन 4, 1.75 अपॉन 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.4, 4 चौक 16, 1 3 4 तिये 12, 0.4375, ये इसकी वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। ध्यान से देख लें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपके जिसमें बिफोर कॉलिजन कोई दो ट्रक हैं, वो आपस में पहले चल रहे हैं, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहे हैं, फिर वो टकरा जाते हैं, तो उसका मोमेंटम टकराने से पहले, फिर उसका मोमेंटम टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन क्या था आपका, राइफल का, बुलेट का था, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। उस रिकॉइल वेलोसिटी को हमने v मान लिया है, हमें मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, हमें मास ऑफ राइफल दिया हुआ है, और हमें इसमें मास जो वेलोसिटी है वो हमें इन्होंने बुलेट की दे रखी है। तो जो वेलोसिटी हमें निकालनी है वो हमें राइफल की निकालनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों को इक्वल रख के हमने इसका आंसर निकाल लिया। नोट कर लें। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पता है आप लोगों की स्पीड भी तेज है, आप लोगों ने साथ साथ में उतार लिया होगा, इससे नहीं उतारा उन्होंने समझ भी लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं हमसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास एक का 100 ग्राम है और एक का 200 ग्राम है। यानी अगर हम एक का मास n1 मान लें 100 ग्राम और एक को मास को
m2 मान लें, ये हमें 200 ग्राम दिया हुआ है। ये कह रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स जिसका की मास 100 ग्राम और 200 ग्राम है आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, वो जो है सेम लाइन में चल रहे हैं एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी जो इसकी वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और जो इसकी वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। ये हमें दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं दे कोलाइड, वो आपस में टकरा गए। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इतनी वेलोसिटी पे चल रहे हैं और फिर वो आपस में जो है टकरा गए। टकराने के बाद यानी कि आफ्टर द कॉलिजन, यानी टकराना, कॉलिजन जब उनकी भिड़ंत हो गई, आफ्टर द कॉलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67, यानी ये तो हमारा है बिफोर कॉलिजन, ये हमारा है बिफोर कॉलिजन, मैंने लिख दिया BC। और इसके बाद जब हमारा आफ्टर कॉलिजन यानी टकराने के बाद AC लिख दिया मैंने इसे, तो जो हमारा फर्स्ट दे कोलाइड एंड आफ्टर द कॉलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1 पॉइंट, इसकी वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकेंड है। फिर कह रहे हैं डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से आप समझ लें। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक का मास आपका m1 है और उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है, जिस वेग से चल रहा है, वो आपका 2 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड का मास 200 ग्राम्स है और वो जो उसकी वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। ये बिफोर कॉलिजन है, जब चलने के बाद उसके बाद उनका कॉलिजन होता है। कॉलिजन जो फर्स्ट है जिसका मास 100 ग्राम है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं दूसरे की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आपको इसमें निकालना है। अब आपको इसमें भी आपको पहले मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, मोमेंटम निकालेंगे आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब फॉर्मूला है P इक्वल्स टू m इंटू V, ठीक है, तो क्या हो गया, इक्वल्स टू 100 ग्राम है, 100/1000 मल्टीप्लाई V कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, इसे अभी नहीं लिख रहा मैं, ठीक। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कट गया, ये दो कट गया, ये आ गया 2 5 10 इक्वल्स टू 1/5। देखिए ध्यान से कि ये कितना आ गया हमारा 1/5। हमेशा यूनिट आपकी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, यूनिट आपकी एक जैसी होनी चाहिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.2 डिवाइड करने पे 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम निकालेंगे इसमें मोमेंटम ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। उसमें भी सेम P इक्वल्स टू m इंटू V और T इक्वल्स टू मास कितना है 200/1000 मल्टीप्लाई V कितना है 1, इसको अभी छोड़ दो आगे, ठीक। तो 2 0 से 2 0 कट गए, कितना बचा 2/5, 1/5। ये भी सेम कितना आ गया 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो टोटल मोमेंटम कितना आ गया, बिफोर कॉलिजन की बात कर रहे हैं हम, टोटल मोमेंटम आ गया 0.2 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा टोटल मोमेंटम आ गया 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो हमारा चल रहा था बिफोर कॉलिजन, ठीक है। नाउ अब हम आफ्टर कॉलिजन की बात करते हैं।
आफ्टर कॉलिजन में वो हमसे साफ कह रहे हैं, जो वेलोसिटी आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है, यानी जिसका मास आपका 100 ग्राम है, वो 1.67 है। ठीक है, तो उसका मोमेंटम अब कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू एम इंटू वी, ये आफ्टर कॉलिजन में। तो P इक्वल्स टू मास हमारा 100 है, ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज करेंगे, इंटू 1.67, ये आफ्टर कॉलिजन का हमें दिया हुआ है। यहाँ से हमारा 2 0 से 2 0 कट गए। अब अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं तो डेसिमल हटाने से नीचे आ गया 100। ठीक है, तो ये आ गया 167 अपॉन 1000, अभी 30 यानी इज इक्वल टू 0.167 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा। ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, इसमें आपको अलग करके ये चीज समझनी है कि बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, अब हमें दूसरे वाले की वेलोसिटी निकालनी है। तो दूसरे वाले की जो वेलोसिटी उसको हमने v मान लेते हैं, तो दूसरे वाले का भी P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो मास कितना था 200 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई उसको v, क्योंकि हमने v माना है वो तो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये आ गया 1/5 यानी कि 0.2। देख लीजिए ध्यान से 0.2। ठीक, तो अब टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा इसका, जैसे यहां हमने टोटल मोमेंटम निकाला, तो टोटल आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू 0.167 प्लस 0.2, ये v तो हमारा साथ में चलेगा ही चलेगा, ये आ गया हमारा 0.167 प्लस 0.2 v। अब फिर से हमारी वही चीज जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, वो ये कहता है कि जो उसका मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू होगा मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन हमारा मोमेंटम आया था 0.4, आफ्टर कॉलिजन हमारा आया मोमेंटम ये, तो इन दोनों को इक्वल, तो 0.167 प्लस 0.2v इक्वल्स टू, ये इसके साथ में रख दिया जाएगा 0.4। ठीक है, अब यहाँ से 0.2v इक्वल्स टू 0.4, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 0.167, यानी 0.4 में से 0.167 आपको माइनस करना पड़ेगा। अब जब आप इसको माइनस करेंगे, देखिए 0.4 में से मैं यहाँ माइनस करके दिखा रहा हूँ, ये आपका 0.4 है, इसमें से माइनस कर रहे हैं 0.167, माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, जीरो लग गया, यहाँ जीरो लग गया, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 1 गया 2.0, यानी 0.233 आ गया, 0.233 इज इक्वल टू 0.233, यानी 0.2v इक्वल्स टू 0.233 और v इक्वल्स टू 0.233 अपॉन 0.2। अब डेसिमल से डेसिमल कट गया, आपका बचा केवल 233 अपॉन 2। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी आ जाएगी, डिवाइड करके आप इसको देख सकते हैं कितनी आएगी, वही आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस डेसिमल को आप ना करें, इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम डेसिमल तब काटते हैं जब उसकी पोजीशन सेम, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ 233, नीचे लिख रहा हूँ मैं 2, इसका एक डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 10 ऊपर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसके बाद 3 है तो डेसिमल हटाएंगे तो 3 0 नीचे आ गया, ठीक है। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया, आपका क्या बचा बेटा 233
अपॉन 200। आप 233 को आप 200 से भाग देंगे, वो आपकी वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन वो हमें निकालना होता है। अच्छी तरह नोट करें क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन केवल इतना था कि आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास जो है आपका 100 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरे का मास 200 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। इट इज़ बिफोर कॉलिजन, बट बाद में वो टकरा गए तो पहले वाले की जो वेलोसिटी है वो 1.67 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे वाले की आफ्टर कॉलिजन आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें इस कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में करना होता है तो अलग अलग मोमेंटम निकालते हैं। पहले ऑब्जेक्ट का हमने समवेग निकाला, फॉर्मूला m/v है, ये हमने सॉल्व करके 0.2 निकाल लिया। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमने इसको भी मास इंटू वेलोसिटी करके निकाल लिया, इसका मोमेंटम भी 0.2 आ गया, तो टोटल मोमेंटम हमारा आ गया 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कॉलिजन वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट हमारा मास है 100 ग्राम पहले केजी में किया, उसकी वेलोसिटी है 1.67। मैंने यहाँ डेसिमल हटा दिया, इसके बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो आ गए। सॉल्व करने के बाद 0.167 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये हमारा हो गया। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 200 ग्राम है, हम उसको निकाल रहे हैं P = mv। तो m हमारा 200 है, वेलोसिटी हमें माननी पड़ेगी। लेट अस सपोज द वेलोसिटी ऑफ अ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन इज v, तो उसको हमने v रख दिया। मास हमें दिया हुआ है, किलोग्राम में चेंज किया तो ये भी हमारा 0.2 v आ गया। तो टोटल मोमेंटम कितना आ गया, ये प्लस ये, दोनों को प्लस कर दिया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है कि बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन वो इक्वल होता है, तो इक्वल का साइन लगा लिया। तो ये आफ्टर कॉलिजन बिफोर कॉलिजन दोनों को आमने सामने रख के हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वही हमारी वेलोसिटी कहलाएगी। तो और हम एनसीईआरटी क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे इसके आगे। आप बुक अपनी पढ़ते रहिए, कि जितने भी आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसमें एक भी आपका क्वेश्चन आपका उसमें छूटना नहीं चाहिए। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपकी किताब के हैं, उसमें सब दोबारा पढ़िए, लेसन को दोबारा रिवाइज कीजिए, खाली मत बैठिए। मुझे पता है कि काफ़ी दिनों बाद आपका ये लेसन हुआ है, क्योंकि बीच में 10th के लेसन चल रहे थे, तो अब आप लोग इसको ज़रा ध्यान से करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।